अब हमें समझना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की रेंज क्या होती है। मतलब एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, वाई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल सकती है और जेड की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक बदल सकती है। तो ये जो रेंज होती है वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी होती है। एज सच यहाँ बताना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पर बात करेंगे तो रेंज की इंपॉर्टेंस वहां हमें समझ में आ जाएगी। किसी भी थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम या टू डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमें यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करना बहुत जरूरी होता है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास 3 यूनिट वेक्टर्स हैं। नेचुरली 3 एक्सिस हैं, 3 रेफरेंस एक्सिस हैं, तो 3 यूनिट वेक्टर्स डिफाइन करने पड़ेंगे किसी भी वेक्टर लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्म में। फर्स्ट यूनिट वेक्टर जो होता है वो ए एक्स यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर से ही समझ में आ रहा है कि इसकी लंबाई जो होगी वो 1 होगी और x इसका सफिक्स है, तो इसका मतलब ये एक्ट कर रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। इसी तरह से ए वाई जो है वो यूनिट वेक्टर है जो y डायरेक्शन में एक्ट होगा पॉजिटिव y डायरेक्शन में, और ए जेड जो है वो पॉजिटिव z डायरेक्शन में एक्ट होगा। तीनों यूनिट वेक्टर्स के एब्रिविएशन में हमने कैप यूज किया है, स्मॉल a के ऊपर कैप यूज किया है। तो ये कैप अपने आप में डिफाइन करता है कि इन वेक्टर्स की जो लेंथ है वो 1 है, और सफिक्स में x, y और z का यूज होना बता रहा है कि ये किस पॉजिटिव डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर हम निगेटिव x डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं तो स्वाभाविक तरीके से वो माइनस ए एक्स बन जाएगा। निगेटिव y डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस ए वाई बन जाएगा और निगेटिव z डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर माइनस ए जेड बन जाएगा। कहीं कहीं ए एक्स, ए वाई और ए जेड को आई जे के से भी नॉमेनक्लेट किया गया है। इस फिगर में भी हम समझ सकते हैं कि आई जे के या फिर ए एक्स, ए वाई और ए जेड कहाँ एक्ट कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले मैं बता चुकी हूं, कोई भी वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ओरिजिन से स्टार्ट होगा, उसी के रेफरेंस में हम उसकी अलाइनमेंट को, उसकी डायरेक्शन को समझा सकते हैं। तो यहां पर ए एक्स यूनिट वेक्टर ओ से शुरू होकर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, ए वाई यूनिट वेक्टर ओ से शुरू होकर वाई डायरेक्शन में है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में, और इसी तरीके से ए जेड जो है वो ओ से पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में दिखाया गया है। इस तरीके से हमें समझ में आ गया है कि ए एक्स, ए वाई और ए जेड कहाँ एक्ट करेंगे, और इसी की मदद हम आगे सारे वेक्टर्स को डिफाइन करने में करेंगे। अब नेक्स्ट जो वेक्टर इंपॉर्टेंट होता है वो है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि कोई भी पॉइंट रेफरेंस फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक पर्टिकुलर लोकेशन पर है तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है। वो पोजीशन वेक्टर हमेशा हम फॉर्म करते हैं ओरिजिन से एक लाइन उस पी पॉइंट से हम जोड़ देंगे, तो ओपी जो होगा वो पोजीशन वेक्टर होगा पी पॉइंट का। फिर से मैं रिपीट कर रही हूं, पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हमें डिफाइन करना है, तो वो हम डिफाइन कर सकते हैं ओरिजिन से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे जो पी को ज्वाइन करेगी, तो ओपी जो होगा वो हमारा पोजीशन वेक्टर होगा पी पॉइंट का। अब ये पोजीशन वेक्टर हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर हम इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं कि मुझे अब यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में मुझे ओपी के एक्सप्रेशन को डिनोट करना है। अब मैं यूनिट वेक्टर्स की मदद लूंगी ही लूंगी। इस फिगर से हमें समझ में आ रहा है कि पी पॉइंट को अगर मैं एक्स वाई प्लेन पर ड्रॉप कर देती हूं तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर क्यू बन रहा है। क्यू से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर, तो मुझे ओ आर और ओ एस ये लेंथ मिल रही है। अब मैं ओ आर को अगर डिफाइन करना चाहती हूं इन टर्म्स ऑफ वेक्टर, इसके पहले जो मैंने यूज किया था ओ आर को मैंने लंबाई की तरह यूज किया था और इस लंबाई को मैंने एक्स डिफाइन किया था। अब ओ आर को अगर मैं वेक्टर डिफाइन करना चाहती हूं तो ओ आर
वेक्टर एरो उसके टॉप पे मुझे लगाना होगा। और चूंकि ये एक वेक्टर है तो मैं इसको डिफाइन कर सकती हूँ x लंबाई और उसकी डायरेक्शन को लेकर। इसी तरीके से मैं OS वेक्टर को डिफाइन कर सकती हूँ उसकी लंबाई यानी y और उसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर को लेकर। OT वेक्टर भी मैं डिफाइन कर सकती हूँ उसकी लंबाई z और उस यूनिट वेक्टर साथ में मैं लगा दूंगी उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए। यहां पर हम वेक्टर एडिशन का रेक्टेंगुलर लॉ यूज कर रहे हैं, तो मेरे पास रेक्टेंगल जो फॉर्म हो रहा है वो ORQS फॉर्म हो रहा है XY प्लेन पर। ORQS से का डायगोनल मैं इन द फॉर्म ऑफ वेक्टर बना सकती हूँ। तो रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन के हिसाब से रेक्टेंगुलर की जो एडजेसेंट साइड्स होती है मतलब OR और OS, ये दोनों वेक्टर के एडिशन से हमें डायगोनल वेक्टर यानी OQ मिल सकता है। वही OQ जो बनेगा उसको मैं एक्सप्रेस कर सकती हूँ OQ वेक्टर इज इक्वल टू OR वेक्टर प्लस OS वेक्टर विच विल बी इक्वल टू XI वेक्टर प्लस YJ वेक्टर। और इसी से OP वेक्टर अगर फिर मैं नया फॉर्म करना चाहती हूँ तो अब OP वेक्टर को मैं समझ पाऊंगी ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से या फिर रेक्टेंगुलर लॉ ऑफ एडिशन से। तो OQ वेक्टर प्लस OT वेक्टर जो है वो मुझे OP वेक्टर दे देगा और OP ही रिक्वायरमेंट है, अभी हमें फॉर्मुलेट करना है पोजीशन वेक्टर OP। सो मैं OP वेक्टर जो डिफाइन कर रही हूँ वो OQ वेक्टर प्लस OT वेक्टर से डिफाइन कर रही हूँ, जो कि बन जाएगा XI प्लस YJ प्लस ZK। इस तरीके से मुझे OP वेक्टर का फुल एक्सप्रेशन मिल गया है और ये पोजीशन वेक्टर है P पॉइंट का। इस तरीके से हमें समझ में आ गया कि OP पोजीशन वेक्टर कैसे फॉर्म होता है। हमारी मदद की यूनिट वेक्टर्स ने IJK या AX, AY और AZ यूनिट वेक्टर ने। अब यही AX, AY, AZ या फिर IJK यूनिट वेक्टर हमारी हेल्प करेंगे दूसरे नए वेक्टर्स को एक्सप्रेस करने में भी। सपोज हमारे पास एक वेक्टर A है, उसे मैं एक्सप्रेस करना चाहती हूँ एक्सप्रेशन के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में, तो मैं उसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ AX कैपिटल AX यूनिट वेक्टर AX प्लस कैपिटल AY स्मॉल ay यूनिट वेक्टर प्लस कैपिटल AZ स्मॉल az यूनिट वेक्टर। ये पूरा एक्सप्रेशन हो गया A वेक्टर का। इसका मतलब ये है कि कैपिटल A जो है वो लंबाई है A वेक्टर की x डायरेक्शन में, कैपिटल AY लंबाई है A वेक्टर की y डायरेक्शन में और कैपिटल AZ लंबाई है A वेक्टर की z डायरेक्शन में। इन लेंस को, लंबाइयों को कंपोनेंट्स बोला जाता है। सो मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, A is having component in all the three directions x, y, z and those components are AX, AY or AZ. Now with the help of this figure you can understand where AX exists, AY कहाँ exist करता है और AZ कहाँ exist करता है।